हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर्स। तो बहुत दिनों बाद आप सभी से इंटरेक्शन हो रहा है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर हेरिडिटी। और मुझे पता है पीपीटी फैमिलियर होगा, बट कोई बात नहीं, पीपीटी मेरा ही बनाया हुआ तो फैमिलियर होगा, तो कोई इसमें दिक्कत वाला बात भी नहीं। आपको बस इतना ही पढ़ना है जिसमें हम आपको इसमें जितना हम आपको नोट्स दे रहे हैं, जितना आपको इसमें दिखा रहे हैं, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। आप एनसीईआरटी बुक इसके बाद पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और कोशिश करना कि पढ़ने से पहले जितना हो सकता है अपने आप को शांत रख करके और समझने का कोशिश करना, क्योंकि हेरिडिटी एक ऐसा चैप्टर होता है क्लास 10th में जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है और समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेस कुछ हद तक भी समझ में आ जाएगा आपको। बट हेरिडिटी एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको समझने के लिए थोड़ा सा मन को शांत रख करके और अच्छे से इसको समझना होता है लॉजिकली। ठीक है, कि ये काम कैसे करता है, इसमें बता क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। और बहुत सारा चीज आप लोगों को अभी तक पता शायद चल ही गया होगा कि ऑफिशियली अब तक मैं रिजाइन कर चुका हूँ। जो ग्रीडी से हो गए जो बच्चे, जितने लोगों को अभी तक आइडिया नहीं हुए, तो मैं कंफर्मेशन के लिए आपको कह दूं। और मैं प्रॉपर तरीके से रिजाइन कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले आज का टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो टॉपिक होगा, यहाँ जो टॉपिक है उससे ज़्यादा ही हम लोग टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हम आपको बताएंगे, जहाँ पे अंडरलाइन करवाएंगे या जो पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे उसको समझिएगा आराम से अच्छे से। हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कुछ की टर्म्स इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे। और ये लेक्चर आपको 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। 30-30 मिनट का होगा, हार्डली 30 to 40 मिनट्स का होगा। और 3 लेक्चर में ये एक चैप्टर पूरा कंप्लीट आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आए आपको तो प्लीज शेयर कीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। यार तुम लोग कोई सब्सक्राइब भी नहीं करते हो ना शेयर करते हो, तो प्लीज करना जरूर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी होता क्या है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज के बारे में बात करें कि हेरिडिटी क्या चीज होता है, फॉर एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि अगर आप में जो भी चीज दिखता है, हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागत, या बोल सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास होना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में मान के चलो कि कोई भी ऐसा आप में जो कैरेक्टर्स आज दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपके फादर या मदर का मिक्स कैरेक्टर होगा, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी वो कैरेक्टर्स आ सकता है। साथ में आप में कुछ अलग डिफरेंस भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा? हो सकता है, बोलते हैं ना कि माँ बाप से ज्यादा चालाक बच्चा हो जाता है या फिर बुद्धि लगाने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि मदर फादर का जो थिंकिंग होता है या जो ब्रेन में सोचने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उस चीज से हम लोग क्या है, हमारे पास में वो ज्यादा आ जाता है। जो भी हमारे पास में जो थिंक करते हैं या जो सोचते हैं, या जैसे साइंटिफिक तरीके से हो गया या फिर पढ़ाई लिखाई से तरीके से हो गया, कोई अलग तरीके से हम लोग उसको सोचने का कोशिश करते हैं, वो क्या होता है, सेम। ठीक है, अब बोलिए कि ये हेरिडिटी आता कैसे है या पास कैसे हुआ, किस तरीके से। तो सबसे पहले एक हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं, और उस स्लाइड से देख करके आप समझने की कोशिश करो कि वो होता क्या है, कैसे पास होता है, वो कैरेक्टर कैसे हमें दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में मान के चलो कि जब भी हम लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक फर्टिलाइजेशन का एक आपको हम यहाँ पे इमेज दिखा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मान के चलो कि एक हो गया क्या, मदर। ठीक है, और दूसरे में क्या हम लोग देख रहे हैं, फादर, शॉर्ट में एम लिख रहे हैं और फादर को एफ लिख रहे हैं। ठीक है, तो मदर के तरफ से हम लोगों को पता है, क्लास 8 से तुम लोग सबको ही पढ़े होंगे कि हमारे क्या है कि गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या चीज है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है ह्यूमन में। ठीक है, तो जो स्पर्म है वो फादर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और जो ओवम है यानी एग है वो मदर की तरफ से आया। और मदर की तरफ से जो हम लोग को ओवम रिसीव होता है वो कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23। और फादर की तरफ से भी कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो मदर और फादर में इंडिविजुअली कितना होता है, अकेले अकेले कितना क्रोमोसोम होता है, 46। और मदर में भी 46 और फादर में भी कितना होगा, 46 होगा।
तो आधा आधा क्रोमोसोम आएगा तब ना दोनों मिक्स होकर के फ्यूज होकर के कितना बनेगा 46 वापस बनेगा। और जो ये इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो से फिर क्या होता है, डेवलप करता है। इम्ब्रियो मतलब हो गया कि जो एक नवजात शिशु अभी बनना स्टार्ट हुआ है वॉर्म के अंदर, कोक के अंदर, ठीक है। इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, मदर के वॉर्म में होता है। कहाँ होता है, मदर के वॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये जो वॉर्म में बेबी डेवलप कर रहा होता है, तो ये आगे जाकर के 9 मंथ के बाद में जब बर्थ लेगा, तो कहीं ना कहीं जो मदर का और फादर का सेल के अंदर में जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है, उस न्यूक्लियस में क्या होगा, मदर का फादर का दोनों का डीएनए होगा। क्या होगा, दोनों का क्या होगा, डीएनए होगा। और दोनों का डीएनए मिक्स होकर के तब आपके अंदर में या फिर हम लोग के अंदर में जो भी जनरेशन बर्थ लेते हैं उसके अंदर में वापस आता है। आया बात समझ में। इसका मतलब कि सेल का जो डीएनए होता है, ठीक है, सेल के अंदर में क्या होता है, जो डीएनए, यानी सेल के अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए। अब न्यूक्लियस को जब जूम करते हैं ना, तो हम लोग को क्या दिखता है, इस तरह से क्रोमोसोम दिखता है। और क्रोमोसोम में ही इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनना, हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए इस तरह से लपटा हुआ रहता है। जैसे नहीं होता है, मांझा देखे होगे, मांझा कैसे पूरा का पूरा लपटा होता है, पूरा महीन सूता एकदम मांझा में लपटा हुआ रहता है। तो वही यहाँ पे क्या चीज है, हम लोग को देखने मिलता है इस क्रोमोसोम में मांझा के जैसा इसमें लपटा होता है। क्या लपटा होता है, तो जब इसको खोल के देखे जूम करके, तो इसमें हमको क्या देखने के लिए मिला, डीएनए। क्या देखने मिला, डीएनए। आया बात समझ में। अब जब ये डीएनए देखने के लिए मिला, तो इस डीएनए में क्या हमको देखने मिला, जब इसको और खोले बढ़िया से, तो हमको इसमें देखने मिला कि डीएनए बहुत लंबा होता है। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर छोटा सा टुकड़ा, ध्यान से सुनना है, डीएनए का एक पर्टिकुलर छोटा सा टुकड़ा जिसमें मान के चलो कि कोई कैरेक्टर लिखा है। कैरेक्टर क्या लिखा है, जैसे हम बोले कि कोई एक लड़का है, ठीक है, वो अपने मतलब क्या चीज है ना, कि जैसे उसके फादर का नोज लंबा है, ठीक है, या फिर उसका जो ईयर लोब है वो अटैच है, तो उसमें भी सेम चीज दिख रहा है। तो इसका मतलब कि जो कान अटैच होने का या नाक लंबा होने का कैरेक्टर लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, डीएनए में ना। डीएनए में एक छोटा सा टुकड़ा में लिखा होगा, क्योंकि उसके बॉडी में तो बहुत सारा कैरेक्टर है, स्किन कलर है, आई कलर है, ठीक है, स्किन कलर, आई कलर, नोज का शेप, ईयर का शेप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में बियर्ड ग्रो करने का भी पैटर्न होता है, ठीक है, आईब्रो ग्रो करने का पैटर्न होता है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, हेयर पैटर्न जो होता है, हेयर पैटर्न भी हमें दिखाई देता है। तो ये सारा जो भी उसमें कैरेक्टर्स लिखा होता है, वो डीएनए का एक छोटा छोटा सा पार्ट में लिखा होता है। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। याद रखना, कुछ ना आए लिखने के लिए, अगर जीन का डेफिनेशन पूछ दे तो सिंपल लिखना कि ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। समझ में आ गया बात, ये चीज क्लियर। इसको भी छोड़ दो, ये वाला जो भी फिगर दिख रहा है यहाँ पे बगल में, इसको भी नहीं देखना है, अभी बताएंगे। तो पहले ये समझ में आ गया जीन क्या होता है। तो यही जीन हमारे में पास होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई गाली देता है तो बोलते हैं कि तुम्हारा खानदान ऐसा वैसा। तो इसका मतलब वो पूरा, अगर कोई पर्टिकुलर किसी को गाली दे रहा है मतलब वो खानदान को गाली दे रहा है। इसीलिए ना ही तो आपको क्या चीजें किसी के बारे में या फिर किसी के प्रति कुछ ऐसा बोलना होता है ताकि किसी को ऑफेंड ना हो, सिंपल सा बात है, ठीक है, ये चीज। तो इसीलिए हम लोग क्या चीज है कि वही बोला जाता है कि जीन, जीन से पास होता है। और जीन क्या है यहाँ पे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि एक खानदान से दूसरे खानदान में पास होता है, किसके थ्रू, जीन। और जीन कहाँ होता है, डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। और ये डीएनए किस में लपटा होता है, क्रोमोसोम, किस में लपटा होता है, क्रोमोसोम में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल में। और सेल ये कहाँ से आ रहा, गैमीट सेल। कौन सा सेल, गैमीट सेल। समझ में आ रहा है, स्पर्म और ओवम से मिक्स होकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेरिएशन। वेरिएशंस क्या होता है, सिंपल सा बात है, वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंस या चेंज। सेम पर्टिकुलर सेम टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, वही। जैसे दो बहन होगी उसमें भी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, दो भाई होगा उसमें भी डिफरेंस देखने मिलेगा, या भाई बहन होगा तो भी डिफरेंस देखने मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स मैच करेंगे, बहुत हद तक मैच करेंगे, लेकिन फिर भी इतना भी मैच ना कर जाए कि आप पहचान ना पाओ कि भाई ये अलग है ये अलग है, वरना तो सबके चेहरे एकदम सेम हो जाएंगे। और सबके चेहरे सेम हो जाएंगे तब तो दिक्कत है। इसीलिए वेरिएशंस बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो एलिफेंट, एक एलिफेंट का कलर आपको ब्लैक दिख रहा है, एक का आपको क्या दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है। आ रहा बात समझ में चीज, एक का ब्राउन और एक का क्या चीज है, ब्लैक है। और ये अलग ओरिजिन का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को, जैसे ये अफ्रीकन हम लोग एलिफेंट कह सकते हैं इसको, कि अफ्रीका की साइड में देखने मिलता है। और ये एशियन हो गया, जो एशिया मतलब हमारे इंडिया में आपको एलिफेंट देखने मिलता है, वो ब्लैक कलर का आपको देखने मिलेगा, ठीक है, ये चीज।
आ रहा बात समझ में? जैसे अब यहाँ पे आपको देखो कि बहुत सारा बटरफ्लाई भी आपको दिख रहा है, ये बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई, ठीक है, इधर भी देखो, इधर भी देखो, ये वाला बटरफ्लाई, सब में देखो कि पैटर्न कलर जो है आपको डिफरेंट दिख रहा है। बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, 2 एंटीना है, 2 पंख है, ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से आपको दिख रहा है सेम है, लेकिन उनका विंग्स का कलर देखो डिफरेंट है। आया बात समझ में? और सबसे बेस्ट आप ये डेफिनेशन लिख के याद कर लें, variation refers to the difference in the characteristics of individual in a population। इन क्या हो गया, पॉपुलेशन। बात समझ में आया, ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये बहुत अच्छा सुंदर सा स्लाइड दिख रहा है, ये बहुत सुंदर सा एक स्लाइड दिख रहा है आपको। इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब वेरिएशंस के वजह से ही इवोल्यूशन होता है, ध्यान से सुनना, वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन। वेरिएशंस का मतलब बदलाव। अगर तुम अपने मदर फादर से अलग नहीं सोचोगे तो बदलाव कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सुने होंगे कि भाई कोई कहावत सुनते हो या फिर ऐसे बहुत सारे लोकल ऐसे सुनते रहते होंगे कि भाई माँ बाप गरीब था, बेटा अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशंस आया, बदलाव, उसका थिंकिंग बदला। अब मान के चलो किसी किसी में वेरिएशंस नहीं आया तो सर तो नहीं होगा बदलाव, नहीं होगा इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे कोई गांव देहात में देखते होगा, अधिकतर अधिकतर का मतलब माइंडसेट क्या होता है ना कि इवोल्यूशन होने के लिए ना माइंडसेट भी बदलना पड़ता है, थिंकिंग भी बदलना पड़ता है। अगर थिंकिंग नहीं चेंज हुआ तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, बदलाव भी नहीं होगा। इवोल्यूशन है क्या, बदलाव, चेंज। समझ में आ रहा बात, ये चीज। फॉर एग्जाम्पल में एक गांव देहात का कोई भी मतलब आपको देखने के लिए मिलता है तो जनरली लोग वहां पे यही सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, जितना खेत है कमाएंगे खाएंगे, जितना घर वर है उतना में ही रहना है, जैसे मन तैसे चल रहा लाइफ, मतलब जिस तरह से चल रहा चल रहा। लेकिन 2 पीढ़ी के बाद में एक अगला जनरेशन भी आया, बोला कि नहीं नहीं ठीक है, सही ठीक है। लेकिन उसका अगला जनरेशन वाला जब बच्चा पैदा हुआ 2 जनरेशन के बाद में, तो बोला कि नहीं भाई हमको ऐसे लाइफ नहीं बिताना है, हमको बाहर जाना है, हमको और पैसा चाहिए, हमको अमीर बनना है। उसके अंदर में लालसा आ गया, ठीक है, उसके अंदर में अमीर बनने का एक लालसा आ गया। तो क्या करेगा, गांव छोड़ देगा, गांव छोड़ के कहाँ आएगा, शहर आएगा। शहर आएगा तो उसका बदलाव आएगा उसके शरीर में। बदलाव कैसे आने का मतलब हो गया कि उसके जो लिविंग स्टाइल में बदलाव आएगा। वो जहाँ पे गांव में लोग देखो अधिकतर लोग धोती ये सब चीज पहनते हैं, पहनना गलत नहीं है, कोई भी पहनावा गलत नहीं होता है, लेकिन उसको एक बता रहे पर्टिकुलर। तो वो अपने पहनावे में एक मतलब क्या लाएगा, एक मतलब चमक लाएगा, एक चेंज लाएगा। समझ में आ रहा बात, ये चीज। और अपने आप को थोड़ा मतलब स्मार्ट वे में काम करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा एजुकेटेड करेगा, बहुत सारी चीजों को लेकर के अवेयर करेगा। अवेयर का मतलब कि जागरूक बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल में कोई ऐसा बीमारी है जो गांव देहात में है, छोटा सा बीमारी शहर के लिए, लेकिन गांव देहात के लिए बहुत बड़ा बीमारी होता है। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया, लंग्स में पानी भर जाना, ठीक है, मलेरिया, डेंगू, ये सबसे गांव में मर जाएगा, लेकिन शहर में होगा तो अगर पता होगा कि अरे इसका दवा तो मिलता है, 15 दिन कोई दवा खाएगा तो डेंगू से नहीं मरेगा, मलेरिया से नहीं मरेगा। लेकिन गांव देहात में अगर किसी को हुआ, बुखार चढ़ा, किसी को समझ नहीं आ रहा गांव में क्या है, बुखार का दवा दिया दिया जो भी है, जैसे चला झाड़ फूक किया, मर गया आदमी, जबकि वो बच सकता था। तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। वही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, बंदर के बाद में क्या था, थोड़ा सा पैरों पे चलने लगा, बाइपीडल बोलते हैं इसको, मतलब कि 2 पैर पे चलना, बाइपीडल, बाइपीडल बोलते हैं उसको, ठीक है, ये चीज बाइपीडल, ठीक है। एक्चुअली ये कर्सर से लिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए पेन मतलब अभी पेन में एक्चुअली मिल नहीं रहा, तो बट मिलेगा तो फिर आराम से लिख लेंगे इसको। तो अभी ये थोड़ा सा आपको राइटिंग अलग दिख सकता है, इसको बोलते हैं बाइपीडल, ठीक है, बाइपीडल लोकोमोशन इसको बोलते हैं, मतलब 2 पैरों पे चलना। बाइपीडल का मतलब 2 पैरों पे चलना, ठीक है। उसके बाद में देखो लोगों के पास में ये समझ नहीं था कि कपड़ा पहनना चाहिए, बॉडी को कवर करना चाहिए, फिर बॉडी को कवर करने लगे, फिर स्टोन एज, ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़े होगे, स्टोन एज या हिस्ट्री में पढ़े होगे आपको कि क्लॉथिंग करना, ज्योग्राफी में फिर आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर करने लगे थे, फिर आज के टाइम में हम लोग मॉडर्न देख रहे हैं अपने आप को, मॉडर्न ह्यूमन। समझ में आ रहा बात, ये चीज तो इसी को बोलते हैं वेरिएशंस के वजह से ही आता है इवोल्यूशन। अगला क्या कारण है, व्हाट कॉजेज वेरिएशन विद इन स्पीसीज। विद इन मतलब क्या चीज है कि कारण क्या ऐसा है स्पीसीज में वेरिएशन आने के। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कैसे आते हैं। अभी जस्ट हम बताएं आपको कि जैसे मान के चलो कोई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ए सेक्सुअल मतलब समझते हो, बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं, क्लास 9th में पढ़े हो ना, बैक्टीरिया। कोई भी अगर बैक्टीरिया है वो क्या करता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, शॉर्ट में बैक लिख दिया हम यहाँ पे, बैक्टीरिया, चलो लिख ही देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया है अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सेम उसी के जैसा दिखेगा ना जी, सेम डिट्टो वैसा ही दिखेगा ए सेक्सुअल बैक्टीरिया। उसके अंदर में डीएनए कॉपी जो होता है वो लगभग एकदम
इन स्मॉल इनएक्यूरेसीज देखने में मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत बदलाव आता है, एकदम पूरा सेम होता है। अधिकतर मान के चलो 99% मतलब, ठीक है, 99.9% पूरा एकदम 0.1% से भी कम चांस होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ अलग दिखे। समझ में आ रहा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग दिखना बहुत मुश्किल है, मतलब एकदम डिक्टो कॉपी दिखेगा अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो। क्या हुआ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होते हैं। अब सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको काम है कि आप उसको अच्छे से खोजोगे और उसका डिफरेंस लिखोगे। बात आया समझ में चीज? तो एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आपको खुद से पता करना है। ठीक है, क्या हो गया? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना तो बता ही दिए भाई कि आपको सिंपल से याद रखना है, इसमें सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, और सेक्सुअल में दो पेरेंट होता है। इसमें गैमीट नहीं होता, इसमें मदर का ही जो बॉडी होता है, पेरेंट बॉडी, उसी से क्या हो जाता है? डेवलप करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है बहुत वेरिएशंस देखने मिलता है। जैसे आप सब क्लास में बैठे इतने सारे लोग हो, सब में क्या है? अलग अलग वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगा। दो पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, गैमीट होता है, और फ्यूज करके तब बेबी बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग में जो कैरेक्टर्स आता है वो इनहेरिट कैरेक्टर आता है। कहाँ से? बोथ पेरेंट से, दो पेरेंट्स आता है। किससे आता है? दो पेरेंट से कंबाइन करके आता है, वो ऑफस्प्रिंग बनता है। मतलब हमारे में जो भी धरती पे जो भी अभी इंसान है, जो भी है, ठीक है, बच्चा पैदा हो रहा, उसमें दो गैमीट होगा ही। समझ में आ रहा? कोई बोलेगा सर हम ना सुने हैं पेपर में या न्यूज में, रील्स में, सब जगह देख रहे हैं सर, कोई कोई तो सिंगल मदर होता है सर, सिंगल फादर होता है सर। क्या होता है सर? इसका मतलब कि वो सिर्फ स्पर्म से या ओवम से बन के? अरे नहीं रे गधा, गैमीट फ्यूजन दो हुआ है, वो शादी नहीं किया इसलिए वो सिंगल है। ठीक है, आया बात समझ में? इसको ये मत समझना कि सिंगल वर्ड समझ करके कह रहे सर सिंगल मदर सुने हैं तो ये सेक्सुअल हुआ होगा, नहीं। गैमीट फ्यूजन दो करेगा ही करेगा, स्पर्म और ओवम फ्यूजन करके ही वो बेबी का डेवलपमेंट होगा, और वो बेबी जो डेवलप करेगा, कोई भी एक पेरेंट उसको पाल रहा, ठीक है, उसने शादी नहीं किया, तो वो सिंगल है। ठीक है, सिंपल सा बात है, तो उसको सिंगल पेरेंट बोलते हैं, सिंगल मदर या सिंगल फादर। समझ आ रहा बात ये अच्छी? इसको ये कुछ और अथी मत समझ लेना पूरा बहुत बड़का रॉकेट साइंस जैसे, कह रहे सर ये तो बहुत अलग चीज था। क्या सर? इसमें से सिर्फ स्पर्म से बच्चा कैसे डेवलप करिए, दिमाग मत लगाने लगना। ठीक है, जो बता रहे एकदम यही होगा। ठीक है, बस समझ में, कोई हीरो हीरोइन का भी अगर फॉलो करते हो, देखते होगे, तो सेम इसी तरह से। ठीक है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक पेरेंट दिखा रहा है, एक्चुअली यहाँ पे एक और होगा। मदर बना लो कि दो पेरेंट यहाँ पे होगा, इमेज गलत दिया है यहाँ पे, क्या करें? ये पहले वाला पीपीटी, इसीलिए मेरा जितना स्लाइड अलग होगा उसमें आपको इमेज समझ में आएगा। यहाँ पे हम बना दिए, यहाँ पे हो गया एक मदर, ठीक है, एक फादर बना हुआ था, लो ये हो गई मदर। थोड़ा बाल भी बना देते, लो। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग गंदा लगेगा, इस पे कमेंट कोई मत करना कि सर ये तो ड्राइंग बहुत खतरनाक बना। ठीक है ना? लो, एक हो गया फादर, ठीक, एक हो गया मदर। ठीक है, अब उसमें से कोई भी बच्चा आया यहाँ पे, मतलब क्या चीज है कि दो बच्चे आए। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स एक्चुअली दिखा रहा ना, कि जैसे एक का मतलब फेस रेड है, एक का फेस मतलब ग्रीन है, ऐसा दिखा रहा। इसको अच्छा छोड़ो, इसको इमेज को छोड़ो, हम समझाएंगे। बस इसमें अभी इतना समझो ना कि कोई भी कैरेक्टर मदर फादर है तो एक कैरेक्टर मतलब क्या है कि दूसरे बच्चे में जा सकता है, अलग अलग कैरेक्टर। फिर वही नेक्स्ट जनरेशन में फिर अलग अलग कैरेक्टर और निकल के बाहर आ सकता है। समझ में आ रहा बात? ये अच्छी वही बताना चाह रहा, बस और कुछ नहीं। हम अभी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये वाला तो हम समझा दिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, आपको पेरेंट्स दिख रहे हैं, तो अब मान के चलो कि जैसे ये और ये, समझ में आ रहा देख करके भी कि इसका क्या चीज है कि जो कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मदर से मैच करता है उनके ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब कि हो गया उनके बच्चे में, उनके चिल्ड्रन में, उनके डॉटर में। समझ में आ रहा बात? ये चीज क्लियर हो गया? वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा होगा कि वेरिएशंस अलग, ये सारा चीज। चलो अब आते हैं ट्रेड्स। क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स। ट्रेड्स का ही मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स। याद रखना, ये मत सोचने लगना सर ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रेड वर्ड का मतलब होता है सिंपल सा कैरेक्टर्स। क्या हो गया? कैरेक्टर्स। लिख लो यार, हम लिख रहे धीरे धीरे, तुम लोग लिख लो, ठीक है, जल्दी लिख लो अगर वीडियो देख रहे हो तो। कैरेक्टर, अब कैरेक्टर लूज है, ढीला है, उस पर बात नहीं करे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल ही देते, नहीं तो तुम लोग ना कैरेक्टर मतलब अलग ही समझ लोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स।
चलो ठीक है। अब जैसे दो टाइप का कैरेक्टर ट्रेड्स हम लोग को देखने मिलता है, दो टाइप का ट्रेड्स, ध्यान से सुनना, दो टाइप का ट्रेड्स क्या होता है, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड, एक होता है क्या चीज, एक्वायर्ड ट्रेड्स, और दूसरा कौन सा होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स, दूसरा कौन सा होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, जिसको भी नोट चाहिए कमेंट करना, ठीक है, मिल जाएगा, इंडिविजुअली नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना, आया बात समझ में, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल होगा उसमें हम डाल देंगे। तो एक बार पिन जरूर करना या कमेंट करना, 10-15 लोग सारे जितने को चाहिए होंगे बताना, अगर लिख लोगे यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे, अगर नोट चाहिए होगा तो बताना पीपीटी, ठीक है। चलो, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है और एक एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है, ये हटाओ, लिखा हुआ हटाओ, पहले सिंपल इमेज देखो और तब समझो, हम दिखाते हैं, तुमको पता है कि मेरा इमेज से तुमको एकदम समझ में आएगा। चलो, पहले हम डिफरेंस बताते हैं, यहाँ पे तुमको इमेज दिख रहा है ना, पहले ध्यान से सुनना, ये पूरा अलग इमेज है, ठीक है, ये थोड़ा कलर चेंज करें, कौन सा कलर लें बोलो, क्लास में चलाते थे ना लाइट ग्रीन, सबसे ज्यादा लाइट ग्रीन ही पसंद था, या पीला, पीला लेते हैं, चलो येलो येलो। चलो, अब जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉर्डर दे रहे हैं कि ये वाला इधर हो गया, ये अलग, ठीक है, ये ये और ये तीन सेम है, आया बात समझ में, ये तीन कैरेक्टर सेम में आएगा, ये बाकी इतना ये वाला अलग में आएगा, ठीक है। तो अब दो टाइप का हम ट्रेड पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहे थे इनहेरिटेड, ठीक है, एक कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, इनहेरिटेड, और एक पढ़ रहे थे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अपनाना, ध्यान से सुनो, एक्वायर्ड, एक्वायर कर लिया, समझ में आ रहा बात, ये चीज एक्वायर मतलब अपना लिया, सीखा, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे जो आपको कैरेक्टर्स दिख रहा है, जैसे एक बच्चा है और एक लकड़ी के ऊपर में चलने मतलब बैलेंसिंग करने के लिए वो सीख रहा है, वो दिखाना चाह रहे हैं, मतलब एक बच्चा अगर कम एज से पतला सा रस्सी पे भी चलने का प्रैक्टिस करेगा तो बड़ा होते होते वो पूरी तरीके से उसमें माहिर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बॉडी बैलेंस करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको बचपन से पढ़ाया जाता है तब ना पढ़ते पढ़ते आदत लगता है भैया कि आप क्या चीज है कि बुक आप लिए, अब बुक में आप जो भी चीज है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी आप उसके बारे में पढ़ रहे हो तो उसका एक इंटरेस्ट धीरे धीरे जागता है पढ़ते पढ़ते, बात समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है, वो हो गया यहाँ पे, ठीक, कहाँ चला गया, हाँ जी, देखिए, तो जैसे एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, रोप पे चलने का प्रैक्टिस कर रहा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि ये अगर लकड़ी पे भी बैलेंस करने सीखेगा तो धीरे धीरे क्या चीज है, वो एक पतला सा रस्सी पे भी चलने का उसका हैबिट बन जाएगा। फिर उसके बाद में आप बचपन से पढ़ते हो तो धीरे धीरे किसी को पढ़ते पढ़ते ये आदत लग जाता है कि भाई साहब नॉवेल पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, जानना, या तो कॉमिक्स पढ़ना, या तो फिर किसी को लैंग्वेज सीखने में बड़ा मतलब अथी होने लगता है, जिज्ञासा होने लगता है उसको, मतलब अंदर से ही क्या इच्छा करता है, तो वो हो गया, या किसी को साइंस की तरफ में बहुत ज्यादा रुझान आ जाता है तो वो हो गया। फिर आप देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स बनाना या थिंकिंग एबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेंटल एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, मैट भी बोलते हैं, तुम लोग का टेस्ट भी होता है भाई साहब, है कि नहीं है चीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं। तो जो मेंटल एबिलिटी ऑफ थिंकिंग होता है उसमें काम करना कि कैसे आप ये चीज करोगे, तो ये एक्वायर्ड में आता है, किस में आता है, एक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेड में हम लोग ये चीज देखते हैं कि कोई भी चीज आपको अपने वंश से मिला, मतलब कि जनरेट, मतलब कि मदर से या फादर से, जैसे हेयर का कलर आप बाहर से रंग रंगवा लो, अलग है वो मुर्गा मुर्गी जैसा अलग से, कि लाल भूरा बैगनी जो भी रंगवाना है रंगवाओ, ठीक है, छपरीबाजी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा होता है ना कि हेयर का कलर आपको खानदानी मिलता है, नॉर्मल जो नेचुरल कलर है, ठीक है। फिर डिंपल, ये भी आपको क्या है, आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, यहाँ पे जो डिंपल गड्ढे बनते हैं। हेयर का टेक्सचर्स मतलब बाल घुंघरेला होगा, बहुत ज्यादा घुंघरेला होगा, सिल्की होगा कि पतला होगा, थिन होगा कि मतलब डेंस होगा, ये हेयर का टेक्सचर्स भी आपको किससे मिलता है, जनरेशन से। टंग रोल कर पाना, ठीक है, टंग को रोल कर पाना ये भी आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, जैसे ये टंग को रोल कर पाना मेरे से नहीं होता है, तो आप में से जिससे भी होगा देखना, ये आपको आपके क्या है, टंग रोलिंग, ठीक है, ये आपको आपके जनरेशन से मिलता है। फिर ये जो चेहरे पे देखते हो फॉरेनर्स को, जिसको हम लोग फ्रिकल्स बोलते हैं, मतलब धब्बा धब्बा टाइप का, ऐसे जो जनरली ना ये इंडियंस में कम देखने मिलेगा, तो यहाँ पे ना धब्बा 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 डॉट 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 जैसा लगेगा, जैसे कि चितकबरा टाइप का, ठीक है, हल्का सा, मतलब ये डॉट, इसको फ्रिकल्स बोलते हैं। देखो ये स्किन को देखो यहाँ पे, जैसे देखो ये ब्राउन 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 यहाँ पे सेडी सेडी जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रिकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रिकल्स।
अब इस डिफरेंस को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड्स जो डेवलप होता है इंडिविजुअल में उसके लाइफ टाइम में उसको एक्वायर्ड बोलते हैं, और जो बाय बर्थ मिलता है इंडिविजुअल में, ठीक है, जो क्या चीज है बाय बर्थ मिलता है इंडिविजुअल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड बोलते हैं, सिंपल। इसमें क्या है, आपको नॉन रिप्रोडक्टिव इश्यू है, मतलब कहने मतलब है कि अगर इसमें कोई भी चेंज एक्वायर्ड में आप कुछ भी अपने आप में बदले, जैसे कोई पढ़ने में बहुत तेज हो गया धीरे बचपन से पढ़ते पढ़ते, अभी मत सोचना कि उसका बच्चा भी पैदा होगा तो तेजी पैदा होगा, ये गलत फहमी है, ठीक है। हाँ, ये कुछ ऐसा लक्षण है जो तुम उसको सिखा सकते हो, ठीक है, तेज पैदा हो जाए ये जरूरी नहीं है, उसको बना सकते हो, एक्वायर्ड करवा सकते हो। लेकिन अगर इनहेरिटेड में कोई बदलाव आया, डीएनए में जैसे ही कोई चेंज आया, तो उसके बच्चे में भी चेंज आएगा इनहेरिटेड में, जैसे आई का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया। यहाँ पे जैसे अब मान के चलो कोई लड़की है कोई लड़का है, ठीक है, होता है ऐसे जनरली, लड़की लोग क्या करती है, नाक को छिदवा लेना, कान को यहाँ पे मतलब ईयर रिंग पहनने के लिए उसको मतलब क्या पैचिंग कर लेना। तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि जो उसकी बेटी पैदा होगी उसका भी नाक और कान मतलब छेद हो रहेगा। कितनी जनरेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, नाक में यहाँ पे पिन करवा रहे हैं, कान में पिन करवा रहे हैं, तो क्या उसका जो भी बेटी पैदा होगी या बच्चा पैदा होगा उसका कान और नाक में छेद रहेगा, पहले से प्रेजेंट रहेगा? नहीं भाई, कभी नहीं रहेगा। जबकि फीमेल्स तो 10 साल में 15 साल में क्या करती है, वो अपना पायरसिंग करवा लेती है नाक में और ईयर में, मतलब पायरसिंग करवाती है। तो ऐसा थोड़ा है कि वो पूरा बच्चा ही उसका पैदा फिर वैसा हो, नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये पैदा होने के बाद चेंज आया, डीएनए में पहले से चेंज नहीं ना था, ये बाहर पैदा होने के बाद कोई चेंज किया, तो इसी वजह से ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखें इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में पढ़े, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज, यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं तब उसका इसको खत्म करते हैं आज का पीपीटी। सबसे पहले क्रोमोसोम समझा दिए, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, और ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर में हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब हेप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एलील, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये 3 चीज देखेंगे, पहले क्रोमोसोम देख चुके हैं, हेप्लॉइड देखेंगे, डिप्लॉइड देखेंगे, फिर एलील देखेंगे, ठीक है, ये 4 पॉइंट अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आ जाओ मेरे पीछे वाला स्लाइड में, यहाँ पे वापस, अब देखो यहाँ पे, अब इसको काट देते हैं, अब इसको देखिए यहाँ पे और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक, आई बात समझ में? चलो देखो, देखो ये आपको दिख रहा है क्या, हेप्लॉइड सेल। अब हेप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है पहले से समझो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मदर फादर है, यहाँ पे क्या चीज है कि मदर फादर है, ठीक है। अब ये जो मदर फादर है, इन मदर फादर में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, जाहिर सी बात है कि वो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46 होगा, कितना होगा 46 होगा, आया बात समझ में, कितना होगा 46। अब ये जो 46 क्रोमोसोम नंबर है, पहले ऐसे समझो, अभी सिंपल सा जो समझा रहे हो वो समझो, कुछ और दिमाग मत लगाओ अभी। 46 क्रोमोसोम नंबर है, जब इसमें से मदर की तरफ से क्या आया, एग आया, मदर की तरफ से क्या आया, एग, फादर की तरफ से क्या आया, स्पर्म। ध्यान से सुनना, हम बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट फ्यूज करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना गैमीट फ्यूज करता है, 2 करता है। तो 2 करता है, तो मदर में अलग से 46 नंबर है क्रोमोसोम, और फादर में अलग से 46 नंबर क्रोमोसोम है। तो क्या 46 मिल के आएगा, नहीं ना, तब तो ऐसे में तो क्रोमोसोम तुम्हारे अंदर में कितना होना चाहिए था, डबल, ट्रिपल, ऐसे नहीं होता ना। जितना हमारे फादर में क्रोमोसोम है उतना आप में भी है, उतना आपके बहन में भी है, उतना आपके ब्रदर में भी है, सब में है, ठीक है, सारे इंसान की प्रजाति में 46 ही है। कैसे ये होता है, तो हम बोले कि जो मदर में 46 था उसमें से आधा क्रोमोसोम आया, कितना आया 23, और फादर में से भी कितना आया 23 आया। यानी कि जब ये आधा हो गया तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड आधा, हैप्लॉइड मतलब हाफ, ऐसे समझो, हैप्लॉइड मतलब क्या हो गया, हाफ, हैप्लॉइड मतलब क्या हो गया, हाफ, हैप्लॉइड मतलब क्या हो गया, हाफ, ऐसे याद कर लो। और जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से, एन से सिंपल एन लिखते हैं इसको, ठीक है। तो 23 अब दोनों वापस से जुड़ जाएगा, तो बताओ क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, जब दोनों फ्यूज करेगा फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 46 होगा कि नहीं होगा, समझ आया। तो कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, उसमें मदर फादर का दोनों गैमेट फ्यूज करता है, फ्यूज करके तब वो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, वापस से 46 हो जाता है, कितना होता है 46 होता है। और मदर की तरफ से जो एग होता है उसमें कितना आता है 23, और फादर की तरफ से भी जो स्पर्म आता है उसमें कितना होता है 23। आया बात समझ में चीज। तो जब आधा हुआ तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, और जब दोनों वापस से जुड़ गया वापस से सेम उतना ही हो गया तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। आया बात समझ में,
इसीलिए इसको 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2n। ठीक है, एकदम इजी हैप्लॉइड। और हाँ, अब बोले सर ये हुआ कैसे, आधा कैसे हुआ? तो याद है क्लास 9th में सेल चैप्टर जो था उसमें एक टॉपिक था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़े होगे, दो टाइप का होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। मियोसिस में आपको पता होना चाहिए कि जो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होकर के कितना हो जाता है? हाफ। कितना होता है? हाफ। कितना होता है? हाफ। अब माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस में भी एक सेल से, जैसे मान के चलो एक सेल है, ठीक है, उसमें क्या है? एक सेल। एक सेल से डिवाइड करके दो सेल तो बन जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखो, सेल्स कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं एन, यानी कि 23 को वन सेट बोलते हैं। और डिप्लॉइड क्या? कि जब वही चीज दो सेट आ जाता है क्रोमोसोम को तो उसको क्या इंडिकेट करते हैं? 2n, यानी कि 46। क्या होगा? 46। यहाँ 46 यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? ओ साथी रे, 46। ठीक है, हो गया 46। एलील क्या है भैया? अब एलील ना वो पेयर ऑफ जीन है, मतलब कि एलील क्या हो गया कि पेयर ऑफ जीन्स। अब जीन बता चुके हैं, मतलब कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा को बोलते हैं जीन। और ऐसे दो तीन जीन मिल जाए एक ही लोकेशन पे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो उसको एलील बोलते हैं। क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर एलील मिल जाए, मतलब ये जीन मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एलील। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले कि तुम्हारा नाक का रंग, सॉरी नाक का रंग बोल रहे, स्किन का कलर, ठीक है, इस जगह पे है, ऐसे लिखा हुआ स्किन का कलर। और इसी का थोड़ा सा ऊपर में तुम्हारा क्या है? नोज का शेप भी है, ईयर का शेप है, ये सब एक स्पेसिफिक जगह पे क्रोमोसोम का मिल गया। तो इतना को हम लोग बोल देंगे एलील, खत्म बात। और क्या? एलील मतलब कि पेयर ऑफ क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है कैरेक्टर्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम लोग एलील बोल देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? ठीक। एलील का मतलब होता है कि जो भी आप में कैरेक्टर्स है, दो तीन कैरेक्टर एक जीन में, जैसे एक कैरेक्टर होता है ना, तो हम बोले दो तीन कैरेक्टर का बात किए। किसका बात किया हम यहाँ पे? दो तीन कैरेक्टर्स का बात किए। ठीक है, ये चीज आया बात समझ में? किसका बात किए? दो तीन कैरेक्टर्स का। तो दो तीन कैरेक्टर्स का बात किए, तो जो एक ही क्रोमोसोम का, मतलब क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे दो तीन जीन मिल जाए, कैरेक्टर्स वाला दो तीन जीन मिल जाए, उसको एलील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एलील कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया सबको? और ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पी वाला प्लांट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, तब देखेंगे। आया बात समझ में? चीज चलिए, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं हम लोग, इसको लेक्चर को एंड करते हैं। और हाँ, समझ में आ जाए तो प्लीज इसे शेयर करना सबके साथ में, और थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दो यार, शेयर करो सबके साथ में। ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर।